हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एबीजी एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस। इस वीडियो में हम जानते हैं एबीजी एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके पर्पस क्या है, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इससे हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। यानी कि पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे एबीजी एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, एबीजी एनालिसिस क्या होता है? ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं एसिड बेस बैलेंस एंड ऑक्सीजन स्टेटस ऑफ द आर्टेरियल ब्लड। यानी कि जो पीएच ऑफ द ब्लड है वो हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो ब्लड है ये एसिडिक है या अल्कलाइन है, एंड यहाँ पर जो आर्टरीज के अंदर ब्लड है उसका सेचुरेशन हम पता कर सकते हैं, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम पता कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात, हमारी बॉडी के अंदर दो इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम होते हैं। ये बफर सिस्टम क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ये कौन से दो बफर सिस्टम है? एक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक है हमारा रीनल सिस्टम, यानी कि लंग्स एंड किडनीज। ये दोनों क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं पीएच ऑफ द ब्लड। इस एबीजी एनालिसिस से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो बफर सिस्टम है यानी कि लंग्स एंड किडनीज वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि मेंटेन कर पाते हैं पीएच ऑफ ब्लड कि नहीं कर पाते हैं। ये हमें किससे पता चलेगा? एबीजी एनालिसिस से पता चलेगा। तो एबीजी एनालिसिस क्या होता है? एबीजी एनालिसिस इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट that measures the acid base balance and oxygen status of arterial blood. It helps us assess how well the lungs and kidneys maintain normal blood pH. ये होगी डेफिनेशन ऑफ एबीजी एनालिसिस। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आर्टेरियल ब्लड गेज, यानी कि एबीजी के कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि पैरामीटर्स क्या हैं आर्टेरियल ब्लड गेज के, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? पीएच, यानी कि पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड चेक करना है। नॉर्मल कितना होता है? 7.35 टू 7.45। यानी कि अगर पीएच ऑफ द ब्लड 7.35 से कम हुआ, ठीक है, वो इंडिकेट क्या करवाता है? एसिडोसिस कंडीशन। एंड अगर पीएच 7.45 से ज्यादा हुआ तो वो इंडिकेट क्या करवाता है? अल्कलोसिस कंडीशन। यानी कि पीएच से हमें पता चलता है कि एसिडोसिस कंडीशन है या अल्कलोसिस कंडीशन है, ठीक है। एंड जो न्यूट्रल होता है, अगर आप पीएच स्केल देखोगे, जो न्यूट्रल होता है वो 7 होता है। 7 से ऊपर 8, 9, 10 हम क्या बोलते हैं? अल्कलोसिस कंडीशन है। एंड 7 से नीचे हम क्या बोलते हैं? एसिडिक होता है। बट जो पीएच होता है ब्लड का वो स्लाइटली क्या होता है? अल्कलाइन इन नेचर होता है, क्योंकि जो ब्लड का पीएच है वो कितना है? 7.35 टू 7.45, यानी कि थोड़ा सा 7 से ज्यादा है। इसीलिए हम बोलते हैं पीएच ऑफ ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि PaCO2। नॉर्मल कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे आर्टेरियल ब्लड गेज के अंदर? 35 टू 45 mm ऑफ Hg। ये इंडिकेट क्या करता है? रिफ्लेक्ट क्या करता है? रेस्पिरेटरी फंक्शन, या हम जिसको बोलते हैं लंग फंक्शन, ठीक है। इस पैरामीटर के जरिए हमें पता चलता है लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड, ठीक है। अगर यही CO2 लेवल हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हुआ, दैट इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। एंड अगर यही CO2 लेवल डिक्रीज हुआ, ठीक है, हमारे आर्टेरियल ब्लड गेज के अंदर, ठीक है, तो वो इंडिकेट क्या करवाता है? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे HCO3, जिसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये कहां से आता है? हमारे रीनल सिस्टम से आता है, ठीक है, किडनी से आता है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है? 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? मेटाबॉलिक फंक्शन और रीनल फंक्शन। यानी कि अगर इस लेवल के अंदर, ठीक है, 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर
ये लेवल है बाइकार्बोनेट का हमारे ब्लड के अंदर, वो इंडिकेट क्या करवाता है, हमारी जो किडनीज हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस है, वो प्रॉपरली काम कर रही है। ठीक है, एंड यही अगर HCO3 इंक्रीज हो गया, वो इंडिकेट क्या करवाता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट होता है ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। ठीक है, एंड अगर यही HCO3 22 से नीचे हो गया, ये इंडिकेट क्या करवाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है, PaO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होता है हमारे आर्टेरियल ब्लड गेज के अंदर। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, 80 to 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहां पे क्या है, SaO2 यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये नॉर्मल कितना होता है, 95 to 100%, यानी कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है हमारे आर्टेरियल ब्लड के अंदर, वो नॉर्मल कितनी है, 95 to 100% होनी चाहिए। ठीक है, एंड इससे हमें क्या पता चलता है, जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे आर्टेरियल ब्लड के अंदर, उसने अपने साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड करके रखा है, यानी कि पकड़ के रखा है, कितना ऑक्सीजन वो ट्रेवल करवा रहा है, किससे, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के ट्रांसपोर्ट करता है, किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, यह हमें किससे पता चलेगा, SaO2 से, ऑक्सीजन सेचुरेशन से। ठीक है, ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ ABG यानी कि आर्टेरियल ब्लड गेज के कंपोनेंट्स, जिनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स भी। एंड इन्हीं के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, ये सारी डिजीज कंडीशन जो भी हैं बाद में हम पढ़ेंगे आगे जाके, कंपनसेटेड, नॉन कंपनसेटेड, फुल्ली कंपनसेटेड। ठीक है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ एबीजी। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ एबीजी एनालिसिस, यानी कि एबीजी एनालिसिस हम क्यों करते हैं, क्यों हमें एबीजी एनालिसिस करना है। ठीक है, सबसे पहला कॉज क्या है, टू एसेस एसिड बेस बैलेंस, यानी कि टू एसेस कर सकते हैं हम एसिड और बेस का बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टू मॉनिटर रेस्पिरेटरी फंक्शन, यानी कि जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से फंक्शन करता है कि नहीं करता है, उसको हम चेक करेंगे। वो भी हम चेक किससे करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टू गाइड ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है तो एबीजी एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि कितना ऑक्सीजन थेरेपी देनी है या देना है ऑक्सीजन पेशेंट को, कि जरूरत है कि नहीं है, वो हमें एबीजी एनालिसिस से पता चल सकता है। और वेंटिलेटर मैनेजमेंट, यानी कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसको कौन सा मोड लगाना है, कितने ब्रेथ रखने हैं, ठीक है, कौन कौन सी सेटिंग्स रखने हैं वेंटिलेटर की, ये हमें किससे पता चलेगा, एबीजी एनालिसिस से पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टू इवैल्यूएट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी कि जो डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, वो हमें इससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स क्या है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के, रीनल फेलियर हो गया या DKA। ये क्या होता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो मैंने डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पे ही बनाया था, आप मेरे चैनल पे जाके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देख लेना। ये वीडियो मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रॉपरली इसको समझाया हुआ है उस वीडियो के अंदर, आप जरूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टू मॉनिटर क्रिटिकल इल पेशेंट्स, यानी कि जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स हैं उनको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं बाय एबीजी एनालिसिस से। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इससे डिफाइन कर सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस। ठीक है, ये चारों की चारों कंडीशन जो है वो हमें किससे पता चल सकता है, एबीजी एनालिसिस से पता चल सकता है, इसीलिए हम एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द पर्पसेस ऑफ एबीजी एनालिसिस। अब हम बात करते हैं स्टेप्स टू इंटरप्रेट एबीजी रिजल्ट्स, यानी कि अब हमने एबीजी एनालिसिस किया है, ठीक है, तो उसमें हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, लुक एट द पीएच। ठीक है, यानी कि जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं, ठीक है, उनकी नॉर्मल वैल्यूज बताइए, वो सभी हमें याद रखनी है। ठीक है, अब उन्हीं पैरामीटर्स को देख के हमें पता चलेगा कि कौन सी डिजीज कंडीशन है।
ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें क्या देखना है, लुक एट द पीएच, यानी कि पीएच को हमें देखना है। ठीक है, अगर पीएच लेस देन 7.35 हुआ तो वो इंडिकेट क्या करवाता है, एसिडोसिस कंडीशन को इंडिकेट करता है। एंड अगर पीएच मोर देन 7.45 हुआ तो वो इंडिकेट क्या करवाता है, अल्कलोसिस कंडीशन को इंडिकेट करता है। यानी कि अगर पीएच 7.35 से कम हुआ तो पेशेंट को क्या होगा, एसिडोसिस कंडीशन होगी। एंड अगर पीएच 7.45 से ज्यादा होगा तो वो इंडिकेट क्या करवाता है, अल्कलोसिस कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे, चेक द PaCO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमें चेक करना है। ये जो CO2 है ये किसका कंपोनेंट है, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे PaCO2 मोर देन 45 mm ऑफ Hg है, ठीक है, वो इंडिकेट किसको करता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट करता है। क्यों, क्योंकि CO2 क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है। एंड जब ये नॉर्मल लेवल से ज्यादा होगा तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करवा सकता है। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे PaCO2 लेस देन 35 mm ऑफ Hg हुआ, ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, 35 mm ऑफ Hg से कम है। ठीक है, वो इंडिकेट किसको करवाते हैं, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, CO2 अगर डिक्रीज हो गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, एज कंपेयर टू CO2 इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वो इंडिकेट क्या करेगा, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस इंडिकेट करेगा। ठीक है, यानी कि हाइपरवेंटिलेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। ठीक है, अगर यहाँ पर पीएच डिक्रीज होगा, ठीक है, लेस देन 7.35, यानी कि जब भी 7.35 से कम पीएच होगा ब्लड का, ठीक है, वो इंडिकेट क्या करवाता है, एसिडोसिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, मोर देन 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, यानी कि PaCO2 कितना है, 45 mm ऑफ Hg से ज्यादा है, यानी कि CO2 रिटेंशन हुआ है कहां पे, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर अब CO2 का लेवल इंक्रीज हुआ है। एंड यहां पर मतलब क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड पीएच क्या है, डिक्रीज हुआ है, एसिडोसिस कंडीशन है। एंड प्रॉब्लम कहां पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है, क्योंकि CO2 क्या है, रिटेंशन हुआ है। CO2 हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इंक्रीज हुआ है, वो इंडिकेट क्या करवाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एंड अगर हम देखेंगे बाइकार्बोनेट HCO3, वो क्या है, नॉर्मल है, 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज है। एंड यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं हुई है, कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है, कुछ डिक्रीज नहीं हुआ है, नॉर्मल लेवल पे HCO3, यानी कि हमारी जो किडनीज है वो बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन करती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई भी नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे, रेस्पिरेटरी के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर लंग्स ने अच्छे से CO2 को बाहर नहीं निकाला, तो उसकी वजह से क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की, यानी कि अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर पीएच इंक्रीज हुआ, ठीक है, यानी कि मोर देन 7.45, वो इंडिकेट क्या करवाता है, अल्कलोसिस कंडीशन को इंडिकेट करता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हुआ, लेस देन 35 mm ऑफ Hg, यानी कि एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हाइपरवेंटिलेशन। ठीक है, तो ये इंडिकेट क्या करवाता है, फिर से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। एंड अगर हम फिर से यहाँ पे देखें, HCO3 क्या है, नॉर्मल है, यानी कि हमारी किडनीज, मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से फंक्शन करता है। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका बाइकार्बोनेट का नॉर्मल अमाउंट होता है, नॉर्मल लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमें क्या पता चला, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे है, रेस्पिरेटरी के अंदर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है। एंड पीएच ऑफ द ब्लड इंक्रीज हुआ है, दैट इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज स्टेप थर्ड, जिसमें हम चेक करते हैं HCO3, यानी कि मेटाबॉलिक कंपोनेंट होता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट किसका कंपोनेंट है, रीनल सिस्टम का कंपोनेंट है। ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, ठीक है, अगर HCO3 लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हुआ, ठीक है, वो इंडिकेट क्या करवाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंडिकेट करता है। एंड अगर यही HCO3 इंक्रीज हो गया मोर देन
26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, वो इंडिकेट करवाता है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। ठीक है, आपको मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूं। ठीक है, ऊपर तो लंग्स का हो गया, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। नीचे हम क्या देखेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। यहाँ पर हमने किडनीज बना के रखी है क्योंकि ये किडनीज के प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या है, पीएच कितना होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, पीएच कितना होगा, लेस देन 7.35। ठीक है, एंड जो HCO3 क्या होगा, ये भी क्या होगा, लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड ये इंडिकेट किसको करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंडिकेट करता है। एंड यहाँ पर जो PaCO2 क्या होगा, वो नॉर्मल होगा 35 to 45 mm of Hg। एंड यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। यहाँ पर क्या होगा, पीएच क्या होगा, मोर देन 7.45। ठीक है, एंड HCO3 क्या होगा, वो भी क्या होगा, मोर देन 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी कि यहाँ पर क्या है, किडनीज की प्रॉब्लम है, HCO3 की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या पीएच क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। एंड वो इंडिकेट क्या करवाता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। एंड यहाँ पर भी क्या, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉर्मल होगा, यानी कि 35 to 45 mm of Hg के अंदर होगा। ठीक है, दिस इज देयर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। दिस इज द स्टेप थर्ड। अब हम बात करेंगे फोर्थ स्टेप की। ये जो फोर्थ स्टेप है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, डिटरमाइन करते हैं कंपनसेशन, यानी कि बॉडी हमारी कंपनसेट करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ बोथ सिस्टम्स रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक और एबनॉर्मल, द बॉडी इज ट्राइंग टू कंपनसेट। यानी कि अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक जो कंपोनेंट्स होंगे वो एबनॉर्मल होंगे, यानी कि एबनॉर्मल लेवल्स होंगे उनके, और बट हमारी जो बॉडी होती है वो ट्राई करती है ब्लड ऑफ पीएच को मेंटेन करने की, यानी कि नॉर्मल रखने की, 7.35 to 7.45 इस रेंज में रखने की ट्राई करती है, कंपनसेट करती है। दिस इज द फोर्थ स्टेप। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, 3 टाइप्स का होता है। जैसे अनकंपनसेटेड होता है, यहाँ पर अनकंपनसेटेड का मतलब होता है, यानी कि हमारी बॉडी कोई भी कोशिश नहीं करते हैं, कोई भी ट्राई नहीं करती है पीएच ऑफ द ब्लड को नॉर्मल किया जाए। यानी कि इसमें क्या होगा, 1 एबनॉर्मल वैल्यू होगा, या तो रेस्पिरेटरी एबनॉर्मल होगी या मेटाबॉलिक एबनॉर्मल होगी। ठीक है, एंड पीएच क्या होगा, एबनॉर्मल होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पार्शियली कंपनसेटेड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मेटाबॉलिक है एंड रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स होते हैं, ये दोनों क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे। ठीक है, एंड जो पीएच होगा वो भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो ट्राई करेगी, ठीक है, कोशिश करेगी कि पीएच ऑफ द ब्लड को नॉर्मल किया जाए। ठीक है, बट वो कर नहीं, हमारी बॉडी ये चीज कर नहीं पाती, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियली कंपनसेट। अनकंपनसेट के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी ट्राई ही नहीं करती, बट पार्शियली कंपनसेट के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी ट्राई करती है बट वो नॉर्मल नहीं कर पाती पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फुल्ली कंपनसेटेड। ठीक है, यानी कि बोथ यहाँ पर क्या हो गए, मेटाबॉलिक कंपोनेंट एंड रेस्पिरेटरी कंपोनेंट ये क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, पीएच ऑफ द ब्लड इज नॉर्मल। यहाँ पर पीएच जो होगा ब्लड का वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि 7.35 to 7.45 के रेंज के अंदर होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फुल्ली कंपनसेट, यानी कि हमारी बॉडी ने यहाँ पर कंपनसेट किया। ठीक है, पीएच ऑफ द ब्लड को नॉर्मल किया, इवन कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक कंडीशंस दोनों एबनॉर्मल थी, बट फिर भी हमारी बॉडी ने ट्राई किया एंड कंपनसेट किया, पीएच ऑफ द ब्लड को नॉर्मल किया। ठीक है, ये हो गया फुल्ली कंपनसेटेड। ठीक है, ये हो गया फोर्थ स्टेप हमारा। मैं आपको पार्शियली कंपनसेट एग्जांपल्स के जरिए समझाना चाहूंगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शियली कंपनसेटेड। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर पीएच कितना है, 7.30 है। ठीक है, यानी कि डिक्रीज है, 7.35 से कम है, दैट इंडिकेट्स एसिडोसिस। यहां पर क्या है, एसिडोसिस है। एंड PaCO2 क्या है, 55 mm of Hg, यानी कि ज्यादा है, 45 से ज्यादा है, यानी कि यहां पर क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी कॉज है। ठीक है,
PaCO2 क्या है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, ठीक है। एंड यहां पर क्या है, HCO3, ठीक है। HCO3 ने क्या किया है, यहाँ पे 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है इसका वैल्यू। यहां पर भी क्या हुआ है, ये स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। बट यहां पर ये इंक्रीज क्यों है, क्योंकि इसने कंपनसेट किया है, यानी कि मेटाबॉलिक कंपनसेशन स्टार्टेड, यानी कि जो PaCO2 इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इसको इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है, HCO3 ने अपना लेवल बढ़ाया है, ठीक है। यानी कि मैंने पहले ही बताया था CO2 क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है, एंड HCO3 क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से CO2 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये एसिडिक है, अब हम बढ़ाएंगे अल्कलाइन को, यानी कि बेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। वो एसिड है, हम बेस को बढ़ाएंगे ताकि जो पीएच है वो नॉर्मल हो सके, ठीक है। यह कंपनसेटेड मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, हमारी बॉडी ने, यानी कि हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम ने कंपनसेट करने की ट्राई की, बट वो पीएच को नॉर्मल नहीं कर पाई, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पार्शियली कंपनसेट। इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शियली कंपनसेटेड, ठीक है। यहां पर मैंने नोट लिखा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शियल मेटाबॉलिक कंपनसेशन, ठीक है। द किडनी हैव स्टार्टेड रिटेनिंग बाइकार्बोनेट बट पीएच इज स्टिल बिलो नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से कम है, 7.30 है यहाँ पे, दैट इज एसिडिक। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, CO2 की है, 55 mm ऑफ Hg, इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे HCO3 स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसने कंपनसेट किया है, ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शियली कंपनसेटेड, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दी है पार्शियली कंपनसेट की, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, बट ये एग्जांपल किसकी होगी, फुल्ली कंपनसेट की, यानी कि हमारी बॉडी ने फुल्ली कंपनसेट किया है, पीएच को नॉर्मल किया है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ फुल्ली कंपनसेटेड, ठीक है। यहां पर क्या है एग्जांपल, पीएच है, पीएच कितना है, 7.37, यानी कि नॉर्मल है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 7.35 टू 7.45, यानी कि ये नॉर्मल रेंज के अंदर आता है, दैट इज पीएच इज नॉर्मल, ठीक है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है, 55 mm ऑफ Hg, यानी कि यहां पर भी क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड यहां पर क्या है, HCO3 भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 32 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये भी इंक्रीज हुआ है। बट यहां पर बॉडी ने काफी ज्यादा कंपनसेट किया है, तभी हमारा जो पीएच है ब्लड का वो नॉर्मल हुआ है, ठीक है। दिस इज फुल्ली कंपनसेट, यानी कि प्रॉब्लम कहां पे थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर थी, एसिड बहुत ज्यादा हुआ था, बट हमारी बॉडी ने, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम ने क्या किया, कंपनसेट किया है, ठीक है। उसने बेस को बढ़ाया, यानी कि अल्कलाइन को बढ़ाया, HCO3 को बढ़ाया, यानी कि बाइकार्बोनेट को बढ़ाया, एंड उसने क्या किया, जो पीएच ऑफ ब्लड है उसको नॉर्मल किया, यानी कि फुल्ली कंपनसेट किया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ फुल्ली कंपनसेट। नोट यहां पे क्या है, fully compensated respiratory acidosis, kidney have retained enough bicarbonate to normalize pH, यानी कि यहां पर pH क्या है, नॉर्मलाइज किया गया है, किसने, मेटाबॉलिक कंपनसेशन ने। क्यों, यहां पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस थी, ठीक है। इसीलिए हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ फुल्ली कंपनसेटेड। अब हम बात करेंगे लास्ट स्टेप की, यानी कि जो 5 स्टेप्स मैंने बताए थे, 5 स्टेप्स ऑफ किसके, इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजी रिजल्ट्स के, ठीक है। उसका जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, इवेल्युएशन ऑफ ऑक्सीजनेशन, यानी कि यहां पर हम चेक करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन को हम चेक करेंगे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल कितना होता है, ठीक है, 80 to 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 से कम हुआ, वो इंडिकेट क्या करवाता है, हाइपोक्सीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की लेवल की कमी हो रही है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। एंड अगर सेल्स के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया, ठीक है। एंड यहां पर क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑब्वियसली अगर PaO2 डिक्रीज हुआ है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी डिक्रीज होगी। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन
लेस देन 95% हुआ, वो इंडिकेट क्या करवाता है, इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, यानी कि यहाँ पर पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है। ये हो गए स्टेप्स ऑफ इंटरप्रेटिंग एबीजी रिजल्ट्स। अब हम बात करेंगे एबीजी डिसऑर्डर्स एंड देयर कॉजेज, यानी कि एबीजी के डिसऑर्डर जो है, यानी कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे और उनके कॉजेज क्या है। सबसे पहला डिसऑर्डर क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये क्या है, एबीजी का डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एंड इसके कॉजेज क्या है, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मेरी चैनल पे जाना, मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया इस चीज को एंड बहुत अच्छे से इसको समझाया है एंड आपने बहुत सारा प्यार भी दिया इस वीडियो को। अस्थमा एंड न्यूमोनिया एंड पल्मोनरी एडिमा, ये चारों के चारों क्या है, कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। एंड अस्थमा एंड न्यूमोनिया को तो बहुत ज्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, ये वीडियोस भी मैंने कहां पे, अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप बिल्कुल जरूर देख लेना इन वीडियोस को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस दूसरी डिसऑर्डर है किसका, एबीजी का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कॉजेज क्या है, एंजाइटी है या और पैनिक अटैक आ गया, यानी कि एंजाइटी अटैक आ जाता है कभी, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। पेन है, ठीक है, या फीवर हो गया, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है, या हाई एल्टीट्यूड पे आप चले गए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर दो डिसऑर्डर हैं, एक है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। उनके कॉजेज भी हैं जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये दो कंडीशंस भी क्या है, एबीजी के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। एंड इनके कॉजेज क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉजेज क्या है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, लैक्टिक एसिड, रीनल फेलियर, ठीक है, सीवियर डायरिया, इंटेस्टाइनल फिस्टुला या एस्पिरिन जिसको हम बोलते हैं सैलिसाइलेट, पॉइजनिंग, यानी कि एस्पिरिन ज्यादा ले लिया, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ये कॉजेज है किसके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, ठीक है। एंड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के कॉजेज क्या है, वोमिटिंग हो गया, नेजो गैस्ट्रिक सक्शन हो गया, यानी कि ट्यूब डालते हैं हम, ठीक है, नाक से स्टोमक के अंदर एंड सक्शनिंग करते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो सकता है। एक्सेसिव एंटी एसिड यूज, यानी कि जो आप पेंटापेराजोल खाते हैं, ओमीपेराजोल खाते हो, ठीक है, रेमीपेराजोल खाते हो, ठीक है, तो यानी कि एसिडिटी को कम करने के लिए, एंड उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है, ठीक है। या डायूरेटिक थेरेपी लेते हो आप, फिर सेमाइड आप लेते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है। हाइपोकैलीमिया हो गया एंड क्यूशिंग सिंड्रोम। इतना अच्छे से समझाया है मैंने इस टॉपिक को, आप मेरी चैनल पे जरूर जाके देख लेना, ठीक है, क्यूशिंग सिंड्रोम को, एंड इजीली सिम्टम्स, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी इजीली आपको समझ आएगी, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ये हो गए कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब हम बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन एबीजी, यानी कि अब नर्स का रोल क्या है, यहाँ पे क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आर्टेरियल ब्लड गेज के अंदर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है नर्स का, कलेक्ट आर्टेरियल सैंपल केयरफुली, यानी कि जो आर्टेरियल सैंपल लेना है हमें, किस तरह हम लेते हैं वो मैं आपको अभी डायग्राम के जरिए बताता हूं, ठीक है। एंड ये केयरफुली लेना है, एस्पेक्टिक टेक्निक्स यहाँ पे यूज करने हैं। एंड यूजुअली हम कहां से लेते हैं, रेडियल आर्टरी से लेते हैं, ठीक है। बट हम ब्रेकियल आर्टरी यूज कर सकते हैं, फीमोरल आर्टरी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली हम कॉमनली यूज कौन करते हैं, रेडियल आर्टरी का यूज करते हैं फॉर एबीजी सैंपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, परफॉर्म एलेंस टेस्ट बिफोर पंचर, यानी कि सिंपल लेने से पहले हम क्या यानी कि ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, चेक करते हैं पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी, यानी कि जो अल्नर आर्टरी होते हैं उसकी पेटेंसी को चेक करने के लिए। अगर हमने विदाउट एलन टेस्ट सैंपल ले लिया एंड जो अल्नर आर्टरी होगी वो ब्लॉक है या वो प्रॉपरली हमारे हैंड को ब्लड सप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है, जो थंब साइड होती है वो हमारी कौन सी होती है, रेडियल आर्टरी होती है, एंड जो लिटिल फिंगर होती है इस साइड से हमारी कौन सी होती है, अल्नर आर्टरी होती है, ठीक है। ये दोनों आर्टरीज क्या करते हैं, हमारे हैंड को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। एंड हमें यहां पर क्या करना है,
एलन टेस्ट करते हैं, यानी जो अल्नर आर्टरी होती है उसकी पेटेंसी को चेक कर रहे हैं, यानी कि ये जो अल्नर आर्टरी है ये हमारे हैंड को अच्छे से ब्लड सप्लाई करती है कि नहीं करती है। ठीक है, अगर ये नहीं करती, ठीक है, अगर ये अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं करती एंड हमने सिंपल ले लिया, हमने यहाँ पर किसको, रेडियल आर्टरी को पंचर किया एंड उसकी वजह से फिर अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं गई, ठीक है, हमारे हैंड को, तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्रोसिस हो सकती है हमारे हैंड के अंदर एंड उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें हाथ ही काटना पड़ेगा, हमारा हाथ ही फंक्शन नहीं कर पाएगा एंड यहाँ पर गैंग्रियन हो जाएगा एंड हमारा हाथ ही कट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम आर्टेरियल सैंपल लेने से पहले हम क्या करते हैं, एलन टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट पॉजिटिव कैसे होगा, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों आर्टरीज को कंप्रेस करने के बाद, ठीक है, एंड हमने रेडियल आर्टरी को प्रेस करके रखा हुआ है, मैं आपको डायग्राम के जरिए अभी दिखाता हूं। ठीक है, प्रेस करके रखा हुआ है एंड हमने अल्नर आर्टरी को लीव किया है एंड अगर पिंक कलर विद इन 6 to 8 सेकंड्स के अंदर अंदर हमारे पाम के अंदर आया, दैट इंडिकेट्स क्या करवाता है कि पॉजिटिव टेस्ट है, यानी कि हम सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर विद इन 6 to 8 आवर्स हमारे पाम के अंदर विद इन 6 to 8 आवर्स नहीं हुआ पिंक कलर, देन हम सैंपल नहीं ले सकते, दैट इंडिकेट्स नेगेटिव टेस्ट। ठीक है, सैंपल कैन नॉट बी टेकन। ठीक है, आपको मैं डायग्राम के जरिए दिखाता हूं। ठीक है, ये हो गया पहले डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम सिंपल कलेक्शन लेते हैं, हमने यहाँ पर रिस्ट के नीचे क्या है, एक क्वेश्चन रखा हुआ है ताकि ये जो आर्टरी है, रेडियल आर्टरी, ये हम इजीली हम इसको फाइंड कर सके। ठीक है, एंड इजीली सैंपल ले सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एलन टेस्ट। एलन टेस्ट ये देखो आप, इस डायग्राम के अंदर हमने दोनों थंब से क्या किया है, अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी को क्या किया है, प्रेस करके रखा है एंड देन हमने क्या किया है, सिर्फ अल्नर आर्टरी का थंब लीव किया है, की वजह से अल्नर आर्टरी के जरिए ब्लड सप्लाई कहां जाएगी, हमारे हैंड तक जाएगी एंड जो रेडियल आर्टरी है उसको हमने प्रेस करके ही रखा है, ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर विद इन 6 to 8 सेकंड्स के अंदर अंदर पाम जो हमारा है पिंक कलर का हुआ है, दैट मीन्स पॉजिटिव टेस्ट, हम सैंपल ले सकते हैं, अगर नहीं हुआ हम सैंपल नहीं ले सकते। दिस इज द एलन टेस्ट। ठीक है, ये किसका काम है, ये सारा काम कौन करेगी, नर्स करेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेगी नर्स, मेंटेन करके रखेगी एस्पेक्टिक टेक्निक्स, यानी कि जब भी सैंपल लेगी, ठीक है, एस्पेक्टिक टेक्निक्स यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हम सैंपल कहां से ले रहे हैं, आर्टरी से डायरेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर एस्पेक्टिक टेक्निक्स का ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हमने जो सैंपल लिया है, ठीक है, उसको लेबल करनी है, नेम लिखना है एंड इमीडिएटली कहां पे भेजना है, लैब के अंदर भेजना है ताकि उसके अंदर क्लॉट ना बने। ठीक है, उसकी वजह, अगर क्लॉट बन गया तो उसकी वजह से जो रिजल्ट आएंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी ये लैब के अंदर पहुंचाना है ये सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मॉनिटर करना है पेशेंट फॉर ब्लीडिंग, हेमेटोमा और पेन, यानी कि जहां से हमने रेडियल आर्टरी से या ब्रेंकियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी, जहां से भी हमने सैंपल कलेक्ट किया है, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या देखना है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या हेमेटोमा तो नहीं बना है, ठीक है, या पेन तो नहीं हो रही है ज्यादा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट एबनॉर्मल वैल्यूज प्रोमिनेंटली। ठीक है, यानी कि जब एबीजी एनालिसिस का रिजल्ट आएगा, यानी कि उसका जो टेस्ट आएगा, ठीक है, उसमें जो एबनॉर्मल वैल्यूज होंगे उसको हमें प्रोमिनेंट करना है एंड उसको हमें इंटरप्रेट करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, असिस्ट करना है, ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर, यानी कि नर्स का काम है ट्रीटमेंट करना, प्रोवाइड, ठीक है, बट जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, जो मेडिकेशंस दिए हैं, जो वाइटल्स चेक करने हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक करते रहना है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या करनी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेशन को उसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए उसको तो वो कौन देगी, नर्स देगी। एंड इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करनी है, अगर यहाँ पर हाइपोकेलीमिया है या हाइपोनेट्रीमिया है या हाइपरकेलीमिया है या हाइपरनेट्रीमिया है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वो भी कौन करेगी, नर्स करेगी, उसको करेक्ट करेगी। ठीक है,
प्रोवाइड करेगी, फ्लूइड्स देने हैं तो फ्लूइड्स देगी। ये किसका काम है? नर्स का काम है। ठीक है, ये होगी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एबीजी एनालिसिस। यानी कि यहां पर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसकी? एबीजी एनालिसिस के अंदर ये सारी जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये सारे के सारे पॉइंट्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ अनकंपनसेट एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अनकंपनसेट। यहां पर क्या है? पीएच कितना है? 7.25, यानी कि एसिडिक है। ठीक है, पीएच 7.35 से लो है तो एसिडिक है। ठीक है, PaCO2 कितना है? 55 mm of Hg, यानी कि CO2 लेवल ज्यादा है। HCO3 24 है, यानी कि नॉर्मल है। 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है? नॉर्मल होता है। ऑक्सीजन क्या है? नॉर्मल है। एंड सैचुरेशन क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो ये इंडिकेट क्या करवाता है यहाँ पर? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों? रेस्पिरेटरी के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हुआ है। 55 mm of Hg है, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। एंड पीएच क्या है? 7.25, यानी कि 7.35 से लो, दैट इंडिकेट्स एसिडोसिस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अनकंपनसेट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर HCO3 क्या है? नॉर्मल में है। ठीक है, ये इंक्रीज नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस अनकंपनसेटेड। ठीक है, यहाँ पर पीएच क्या है? 7.50, यानी कि ज्यादा है। पीएच 7.45 से ज्यादा है। ठीक है, दैट इंडिकेट्स अल्कलोसिस है यहाँ पे। ठीक है, एंड PaCO2 क्या है? डिक्रीज हुआ है। 30 mm of Hg है। नॉर्मल कितना होता है? 35 to 45 mm of Hg, यानी कि यहाँ पर क्या है? डिक्रीज हुआ है। एंड HCO3 क्या है? 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि नॉर्मल है। यहाँ पर इससे कोई चेंज नहीं है। ठीक है, दैट इंडिकेट्स क्या करवाता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पर CO2 क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। एंड पीएच क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, यानी कि अल्कलोसिस कंडीशन है। दैट इज इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस अनकंपनसेटेड, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो HCO3 है वो नॉर्मल अमाउंट में है। ठीक है, इसके बाद क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। ठीक है, यहां पर पीएच क्या है? 7.20, यानी कि यहां पर क्या है? जो पीएच है वो 7.35 से कम है, यानी कि एसिडिक है। ठीक है, इसीलिए एसिडोसिस है। ठीक है, एंड PaCO2 क्या है? 38, यानी कि नॉर्मल है। PaCO2 कितना होता है नॉर्मल? 35 to 45 mm of Hg, यानी कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल लेवल में है। ठीक है, HCO3 क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एसिडोसिस है। यानी कि यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, हमारे रीनल सिस्टम में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से HCO3 डिक्रीज हुआ है, यानी कि 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल कितना होता है? 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। एंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन वो नॉर्मल है, सैचुरेशन नॉर्मल है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर पीएच जो है वो एसिडिक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंड यहाँ पर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो क्या नॉर्मल है। यहाँ पर हमारी बॉडी ने कोई कंपनसेट नहीं किया है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको? नॉन कंपनसेटेड या अनकंपनसेटेड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है? पीएच क्या है? 7.52 है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। एंड PaCO2 क्या है? 40, यानी कि नॉर्मल है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये इंक्रीज भी नहीं हुआ है, यानी कि हमारी बॉडी ने कंपनसेट भी नहीं किया है। ठीक है, एंड HCO3 क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। 32 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल कितना है? 22 to 26, यानी कि 26 से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो वो इंडिकेट क्या करवाता है? यानी कि हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में प्रॉब्लम है, यानी कि रीनल सिस्टम में प्रॉब्लम है। एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है? नॉर्मल है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो भी क्या है? नॉर्मल है। तो यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर है। एंड पीएच क्या है? इंक्रीज हुआ है, दैट इंडिकेट्स क्या करवाता है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। एंड हमारा जो CO2 है, ठीक है, वो नॉर्मल रेंज के अंदर है। यहाँ पर हमारी बॉडी ने कोई कंपनसेट नहीं किया है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसके? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस अनकंपनसेटेड। ठीक है, ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। उम्मीद करता हूं आपको आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस एंड उसके डिसऑर्डर्स, उसके डिफिनीशन, उसके कंपोनेंट्स, उसके पर्पस, उसके स्टेप्स, उसका जो डिसऑर्डर्स हैं, एंड यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट भी मैंने आपको बताई, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई, एंड विद एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अच्छे से आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।